उस खबर पर हम आपको और जानकारी देंगे। आज की दूसरी बड़ी खबर, आर्यन खान को अब 20 अक्टूबर तक मुंबई की आर्थर रोड जेल में ही रहना होगा। यानी कि अब उनका दशहरा भी जेल में ही कटेगा, क्योंकि आज मुंबई के सेशन कोर्ट में सुनवाई के बाद कोर्ट ने उनकी बेल पर फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट अब 20 अक्टूबर को आर्यन खान और 2 और लोगों की जमानत पर अपना फैसला सुनाएगी। कोर्ट का कहना है कि मंगलवार तक दशहरे की छुट्टी है और उसके बाद बुधवार यानी कि 20 अक्टूबर को फैसला सुनाया जा सकता है। कोर्ट में आर्यन खान के वकीलों ने जमानत के लिए लगातार दलील की और एएसजी की दलील इस बात पर थी कि जमानत ना मिले, और आखिरकार आर्यन खान को जमानत नहीं मिली। उनके वकील सतीश माने शिंदे से जब हमने सवाल किया तो वो नो कमेंट्स कहकर चले गए। सवाल ये उठता है कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन को जमानत नहीं मिलने की वजह क्या है। ऐसे कई सवाल उठाए जा रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, लगातार एनसीपी और शिवसेना ये कह रही है कि आर्यन के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ एक बदले की भावना से की गई है, क्योंकि उनके पिता शाहरुख खान है, इसीलिए एक सेलिब्रिटी होने की सजा आर्यन को दी जा रही है। टाइम्स ऑफ भारत के 2 रिपोर्टर अनुज और सिद्धांत दोनों हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सिद्धांत, पहले आपसे पूछना चाहूंगी क्योंकि 2-3 बहुत जरूरी दलीलें एनसीबी की तरफ से दी गई। पहले आप हमें बताइए एनसीबी की दलील जिसकी वजह से वो ये कह रहे हैं कि आर्यन को बेल नहीं मिलनी चाहिए, जमानत नहीं मिलनी चाहिए, इसके बावजूद कि उनके पास से खुद कोई ड्रग्स की बरामदगी नहीं हुई है। देखिए पद्मजा, कोर्ट के भीतर जो कुछ भी हुआ वो एक लीगल फ्रेमवर्क में हुआ। अगर एनसीबी ने कुछ भी दलीलें दी हैं तो बकायदा एएसजी ने 8 जजमेंट साइट किए हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अपने आर्ग्यूमेंट्स को बैक करने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण जजमेंट जो उन्होंने साइट किया वो ये था कि अगर कोई भी किसी भी आरोपी के पास से पोजेशन नहीं मिलता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आरोपी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कंस्पिरेसी का हिस्सा नहीं है। और उन्होंने पुराने मामले कोर्ट के सामने रखे जहां पर जो किंग पिन्स या ड्रग लॉर्ड्स जिसे कहते हैं एनडीपीएस के तहत पकड़े गए हैं पर उनके पास से पोजेशन नहीं मिला है, तो एक उन्होंने ये रेफरेंस दिया। उसके बाद एनसीबी लगातार पद्मजा ये बात कह रही है कि ये कंस्पिरेसी का केस है, इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग का ये पूरा मामला है, क्योंकि आर्यन खान के पास से जो चैट्स मिले हैं वो फॉरेन में बैठे कुछ लोगों के साथ बातचीत हो रही है और एनसीबी को शक है कि वो लोग प्रिजम्पशन शब्द का इस्तेमाल किया गया कि वो लोग ड्रग कार्टेल से जुड़े हुए हैं। और यही वजह है कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को भी हमने पत्र लिख के मदद मांगी है और हम उन लोगों को लोकेट करना चाहते हैं। साथ ही साथ जब एनसीबी इसको कंस्पिरेसी कहती है तो एनसीबी ये भी कोर्ट में बताती है कि कैसे आर्यन खान अरबाज से जुड़े हुए हैं और अरबाज एक्यूज नंबर 17 एक्यूज नंबर 19 से जुड़े हुए हैं, जो कि एक सप्लायर और पेडलर हैं। तो इसी तरीके से आर्यन खान इस केस से जुड़े हैं और उनका केस आइसोलेशन में यानी इंडिविजुअल स्तर पे तय नहीं किया जा सकता है। आर्यन के वकील लगातार ये दलील देते आए हैं कि एक इंडिविजुअल केस है, इसको आइसोलेशन में तय किया जाना चाहिए और जो केस में सीजियर्स हुए हैं या जो और एक्यूज पे सेक्शंस लगाए गए हैं उनका आर्यन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आर्यन के पास पोजीशन नहीं मिला। पर एनसीबी आज भी इस पूरे बात पे अडिग थी कि आर्यन खान इस पूरे सिंडिकेट का हिस्सा है और जो इंग्रेडिएंट्स हैं केस के वो इस ओर इशारा करते हैं कि इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग का मामला है और इसीलिए उनको बेल नहीं दी जा सकती है और उनके केस को इंडिविजुअल स्तर पर तय नहीं किया जा सकता है पद्मजा, और इसने आर्यन खान की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। तो 2-3 बड़ी दलीलें थी अनुज। ये कहा गया कि वो सेलिब्रिटी हैं, उनको एक तरीके से और हार्श ट्रीटमेंट होना चाहिए ताकि बाकी सोसाइटी क्रांतिकारी थे। क्या उन्होंने इस दिन के लिए आजादी दी थी देश को कि देश के युवा इस तरीके से ड्रग्स में संलिप्त हो जाएं? ये भी बात कही गई कि वो बाहर निकल करके इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या तो विटनेसेस को या फिर सबूत मिटा सकते हैं। आर्यन खान के वकीलों ने निश्चित तौर पर केस की बात की जाए, हर केस की मेरिट अपनी अलग होती है। अगर इस पूरे मामले की बात की जाए तो आर्यन खान के पास से कोई ऐसी चीजें नहीं मिली है। साथ ही साथ जिस चैट्स का हवाला दिया जा रहा है
उस चैट से कहीं ना कहीं ये साबित नहीं होता कि आर्यन खान जो है वो इस पूरे मामले में इन्वॉल्व थे। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि एक एक्यूज का दूसरे एक्यूज से कनेक्शन नहीं साबित होता, केवल आर्यन अरबाज दोस्त थे, उसको लेकर बाकी एक्यूज से कोई इसका मतलब नहीं है। तो ऐसे में उनको जमानत मिलनी चाहिए और इसी वजह से आर्यन के वकील ने भी रिया चक्रवर्ती केस का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे कई मामले थे जिसमें एक्यूज के पास से कोई सामान नहीं मिला, उसके बाद उन्हें जमानत दी गई। तो निश्चित तौर पर आर्यन के वकील जो है अमित देसाई लगातार इस बात पे जोर दे रहे थे कि आर्यन के पास से कोई ऐसी चीजें, कोई ड्रग्स का सामान नहीं मिला है, साथ ही साथ कोई ऐसा लिंक एस्टैब्लिश नहीं हो रहा है, इसी वजह से उन्हें जमानत दे दी जाए। और ये भी कहा गया कि वो नौजवान है, जितना कुछ उन्होंने झेला वो झेल चुके हैं और वो ये उनके लिए एक तरीके से सबक है। ये पूरा मामला जो है वो कहीं ना कहीं कंजम्पशन का बनता है, ना कि ड्रग्स सप्लाई खरीद फरोख्त का बनता है। तो ये तमाम दलील जो है वो अमित देसाई की तरफ से दी गई। इस बाबत कई तरह के उदाहरण दिए गए, जहां एएसजी की तरफ से कई तरह के उदाहरण दिए गए और ये कहा गया कि क्यों न आर्यन खान को जमानत क्यों न दी जाए। वहीं अमित देसाई का साफ तौर पे कई उदाहरण उन्होंने दिए और उन्होंने कहा कि आर्यन खान का हक बनता है, चूंकि ये मामला जो है वो सेक्शन 27 आर्यन खान पर सेक्शन 27 है, ना कि 27A के तहत आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया। ऐसे में आर्यन खान को जमानत मिलनी चाहिए, ये उनका हक है। इस केस की जो मेरिट है उस मेरिट के हिसाब से बात की जाए और आर्यन को जमानत दे दी जानी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से एएसजी और जिस तरीके से हमने कोर्ट में देखा कि जिरह जो है वो काफी लंबी चलती रही, जहां एएसजी जो थे वो लगातार वो तो तमाम दलील देते रहे। करीब 8 उदाहरण उन्होंने ऐसे पेश किए जिसमें साफ तौर पे उन्होंने ये कहा कि ये वो उदाहरण है जिसमें आरोपी के पास से भले ही किसी ड्रग्स की सामग्री न मिली हो, बावजूद इसके उसको जमानत नहीं दी गई। एक केस का उदाहरण उन्होंने ऐसा भी दिया जिसमें आरोपी के पास से ड्रग्स नहीं मिला था, बावजूद इसके उसे 3 साल कस्टडी में रहना पड़ा। तो निश्चित तौर पर अब 5 दिन जिस तरीके से 20 तारीख को इस पूरे मामले में फैसला आएगा, मुश्किलों वाला सबब जरूर आर्यन खान के लिए होगा। दशहरा उनका जो है वो आर्थर रोड जेल में बीतेगा और वो आर्थर रोड जेल जहां पे तमाम खूंखार कैदी बंद है। जी अनुज और सिद्धांत, सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या आर्यन खान के खिलाफ मजबूत केस है एनसीबी के पास? अब उनको जमानत तो नहीं मिली है 20 तारीख तक, पर जो ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग रैकेट चला रहे थे, इसके सबूत क्या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास है? शायना एनसी, नेता बीजेपी हमारे साथ जुड़ गई हैं, नेता कांग्रेस अर्शप्रीत खड़ियाल हमारे साथ है, विकास गुप्ता वकील, अश्विनी दुबे वकील। अश्विनी दुबे, पहले आपसे पूछती हूँ कि ऐसा कहा जाता है कई बार कि बेल इज अ रूल एंड नॉट द एक्सेप्शन, यानी कि जरूरत पड़ने पर सबसे पहले किसी भी आरोपी को बेल दी जानी चाहिए। जी, आर्यन खान को बेल क्यों नहीं मिली? पद्मजा, सबसे पहले तो आपने जस्टिस वेंकट चलैया का एक बड़ा अच्छा प्रेसिडेंट कोट किया कि बेल इज अ रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन। पद्मजा, सबसे पहले मैं आपको रेफर करना चाहूंगा 15 पेज का वो ऑर्डर आपके व्यूअर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें मैजिस्ट्रेट ने उस 15 पेज के ऑर्डर में नोट किया। क्या नोट किया? मैजिस्ट्रेट ने नोट किया कि जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की इन्वेस्टिगेशन है, उस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक जो एलिगेशंस हैं ऑल द एक्यूज के अगेंस्ट, सारे एक्यूज की पर्सन के अगेंस्ट, कंजम्पशन, सेल, परचेज with intermediate quantity as well as the commercial quantity of narcotic drugs and psychotropic substances allegedly being seized, for which the punishment prescribed is more than 3 years. Number 1. Number 2, पद्मजा, एनडीपीएस एक स्पेशल स्टैट्यूट है। वो स्पेशल स्टैट्यूट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट ने फ्रेम किया है, पास किया है, सोसाइटी से ड्रग मीनेस को खत्म करने के लिए। नंबर 3, इस केस में जो मैक्सिमम पनिशमेंट है पद्मजा, इस केस में पनिशमेंट 3 इयर्स की, इसीलिए मैजिस्ट्रेट ने कहा कि 3 इयर्स की पनिशमेंट होने के बाद सेशंस ट्रायल का मामला चलता है। चौथा, जो चैट्स को इंटरसेप्ट किया एनसीबी ने, उस चैट्स की क्रेडिबिलिटी, फॉरेंसिक एग्जामिनेशन मोबाइल का, और साथ ही साथ इनका और जो इन लोगों को इसमें इंटरसेप्ट करना है और लोग जो प्रिपरेटर्स ऑफ क्राइम है इस केस में जो जुड़े हुए, उनको लेकर आना है। उस हिसाब से जो है एनसीबी कहती है कि अगर इनको रिलीज किया गया तो
एविडेंस डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, एविडेंस डिस्ट्रॉय हो सकता है, एविडेंस को जो है कहीं ना कहीं मैनिपुलेट किया जा सकता है, क्योंकि बहुत बड़े सेलिब्रिटी के बच्चे हैं। तो ये जो जनरल एक्सेप्शन हम बेल की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, किसी भी व्यक्ति की लिबर्टी का वायलेशन है, वो स्पेशल केसेस में अप्लाई नहीं होता है। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंट्स कहती है। ओवर टू यू पद्मजा। पर स्पेशल केसेस में अप्लाई ये नहीं होता है। विकास गुप्ता, पहले तो आप अश्विनी दुबे का ये इस बात को आप जवाब दीजिए कि ये स्पेशल केस है, तो इसमें बेल इज नॉट द रूल, इट विल बी द एक्सेप्शन। पद्मजा, अगर मैं अश्विनी जी की बात मान भी लूं फॉर अ मोमेंट, तो भी ये बात केस कमर्शियल क्वांटिटी का नहीं है। जो 37(1)(b)(1 and 2 जो एनडीपीएस का स्पेशल स्टैट्यूट है, उसमें बेल प्रोविजन भी प्रोवाइडेड है, notwithstanding what is contained in 439 of CRPC। अगर ये इंटरमीडिएट क्वांटिटी है अप टू 10 years, तो इसमें जो एम्बार्गो बेल का 37(1)(b)(1 and 2 है, वो हर्डल नहीं आता है। दूसरी बात, आप सिर्फ सेक्शंस लगा करके बेलेबल ऑफेंस को नॉन बेलेबल ऑफेंस बनाने की कोशिश की गई है। अगर रिया चक्रवर्ती का भी केस देखा जाए, जिसपे मैंने शुरुआती तौर से कहा था कि 27A अगर पर्सनल कंजम्पशन का मैटर मान भी लिया जाए फॉर अ मोमेंट डेविल्स एडवोकेट की तरह कि पर्सनल कंजम्पशन के लिए था, तो आप उसको इलिसिट फाइनेंसिंग और हार्बरिंग ऑफ ऑफेंडर्स नहीं कह सकते। इसी तरह अगर इस केस में भी आर्यन और उसके दोस्तों के पास जो बरामदगी हुई है, अगर वो पर्सनल कंजम्पशन की थी, तो आप उसको इंटरमीडिएट क्वांटिटी या कॉन्स्पिरेसी में नहीं ले जा सकते। मेयर नॉलेज और डिस्कशन ऑफ ए प्लान ऑल्सो, वो भी कॉन्स्पिरेसी के तहत में नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कहता है प्रोसिक्यूशन को, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को, कि आपको हर अक्यूज का रोल अस्क्राइब करना होगा। कॉन्स्पिरेसी टर्म आईपीसी में 120B सीधे लगा देना बहुत आसान बात है, लेकिन कॉन्स्पिरेसी अस्क्राइब करना कि ऐसा कौन सा मटीरियल किस अक्यूज के प्रति है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात, जो बात आई कि पहले बेल पोजीशन फिजिकल या कॉन्शियस पोजीशन नहीं हुआ और बेल नहीं मिली, आप ये मानिए, समझ लीजिए पद्मा जी कि पिछले 3-4 महीने में कानून बदल गया है जी। पहले 67 का स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड होता था, एनसीबी और डीआरआई रिकॉर्ड करती थी एनडीपीएस एक्ट में, वो एडमिसिबल एविडेंस था। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्रक डाउन कर दिया है कि वो एक एडमिसिबल एविडेंस नहीं है, और आप 67 के बेसिस पे जिस तरह से पहले बेल डिनाई की जाती थी कि जी 67 में उसने, तो आप कह रहे हैं विकास गुप्ता कि आज के दिन ऐसा कोई वजह नहीं है, ऐसी कोई वजह नहीं है जिसके चलते आर्यन खान को जेल में 4 और दिन रहने की जरूरत है, तो फिर आपके हिसाब से उनको जेल में क्यों रखा गया है, बेल क्यों नहीं मिल रही? अब तो 11 दिन हो गए उनको जेल में। पद्मजा जी, ये कोई असाधारण बात नहीं है, ये रोज कोर्ट में होता है कि बेल के आर्गुमेंट होते हैं, एक डिटेल्ड ऑर्डर लिखना होता है, उसके लिए अगर 3-4 दिन का समय होता है, तो मैं ये बिल्कुल एडवोकेसी नहीं करूंगा आर्यन खान की, नहीं कि आज ही बेल का ऑर्डर सुनाया गया। हजारों लाखों लोग जेल में होते हैं, अगर उसमें 4 दिन 5 दिन 10 दिन अगर ऑर्डर रिजर्व होकर के प्रोनाउंस करने में टाइम लगता है, तो उसमें कोई, तो बेल में वक्त लग सकता है, पर सबूत इस वक्त आपको थोड़े बहुत मजबूत नहीं लग रहे? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से देखिएगा, जिस तरह से एनसीबी हैड अ एग ऑन देयर फेस रिया के केस में, इस तरह दे विल हैव अ एग ऑन देयर फेस इन दिस केस। चलिए अब मुद्दे की बात करते हैं। एग ऑन द फेस कह रहे हैं विकास गुप्ता, शायना एनसी, तो फिर क्यों एनसीबी ये सब कर रही है? क्योंकि साफ तौर पर यह कहा जा रहा है, और मैं कुछ ट्वीट्स आपको पढ़ के सुनाती हूं, कि झगड़ा तो शाहरुख खान से है, आर्यन खान बीच में पिस रहे हैं। देखिए पद्मजा जी, मैं 2-3 चीज कहना चाहती हूँ। मैं भी एक माँ हूँ और हमारे भी बच्चे हैं, जहाँ आपको पता है कि हर एक व्यक्ति जिनके पास टीनेज बच्चे हैं, उनको सबसे पहले तो ये देखना है कि अपने बच्चे को सुरक्षित कैसे रखें। अभी दूसरी बात रही, क्या ये केस हाई प्रोफाइल है क्योंकि शाहरुख खान के बच्चे हैं? हाँ, स्वाभाविक रूप से होगा, लेकिन फैक्ट्स क्या है? क्या एक इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग था, या एक इंटरनेशनल ड्रग नेटवर्क था, या बल्क क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स था? ये सब चीज सबूत के अनुसार, क्योंकि मैटर सब जुडिस है, मैं मानती हूँ कि एडिशनल सोलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने भी आज उनकी राय मत रखे। दूसरे तरफ से अमित जी पर विकास गुप्ता कह रहे हैं कि इलिसिट ड्रग रैकेट छोड़िए, ड्रग कंजम्पशन का आपके पास कोई सबूत नहीं है, और आपकी फजीहत होगी जैसे रिया चक्रवर्ती में हुई।
इसलिए तो मैं आ रही हूँ उस पॉइंट पे। मैं कह रही हूँ कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का काम क्या है? दो काम है। एक कि सबसे पहले देखें कि कैसे सप्लायर्स को खत्म किया जाए। जो सप्लायर्स हमारे बच्चे और हमारे देश के युवाओं को खत्म कर रहे हैं, तो ये पूरा षड्यंत्र का खुलासा करना बहुत ही जरूरी है। और मैं मानती हूं कि आज के परिप्रेक्ष्य में जजमेंट ट्रायल न करते हुए, मीडिया ट्रायल न करते हुए, क्योंकि आज आर्यन खान हो सकता है, कल किसी और के बच्चे के साथ भी ये हो सकता है, कोई अमीर कोई गरीब, किसी को फंसाया, किसी ने अपने आप फंस गए। तो हमें देखना है कि रादर देन गेटिंग इनटू दिस जजमेंट ऑन व्हाट ही डिड एंड व्हाई ही डिड, लेट द फैक्ट्स कम आउट इन द पब्लिक डोमेन। हम चाहते हैं कि सच्चाई के साथ साथ राजनीति करने की जगह उस मकसद का आप क्या सोचते हैं? मकसद राजनीति नहीं है, मकसद यह है कि देश के बच्चों को बचाना है। और जैसे कि आज कोर्ट में कहा गया कि हमें आजादी इस दिन के लिए नहीं मिली थी कि सारे हमारे युवा, हमारे बच्चे ड्रग्स का सेवन करने लगे। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देखिए पद्मजा, अर्शप्रीत आपको एक सवाल अर्शप्रीत से था। अर्शप्रीत आपको आवाज आ रही है? ओके। विकास गुप्ता, आप इस बात से सहमति रखते हैं? एक मिनट पद्मजा जी, आप जरा क्वेश्चन दोबारा रिपीट करेंगे? सवाल ये है, शाइना एनसी कह रही हैं कि आप पहले से ही प्रीजज कर रहे हैं कि यहाँ फजीहत होने वाली है, सबूत नहीं है, यहाँ पर मकसद राजनीति करना नहीं है या फिर शाहरुख खान को फंसाना नहीं है या उनको सबक सिखाना नहीं है। यहाँ मकसद एनसीबी का, शाइना एनसी कह रही है, सिर्फ इतना है कि देश के बच्चों को ड्रग से बचाया जाए। नहीं, मैं तो कोई राजनीति कर ही नहीं रहा। मैं तो प्योरली पद्मजा जी सिर्फ लीगल प्रपोजिशन को आपके सामने रखा है मैंने। आपने किसको कितने दिन रखा, 5 दिन लगते हैं बेल ऑर्डर आने में, 10 दिन लगते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। और जहां तक सवाल उठता है कि एनसीबी डीआरआई इनका काम है ट्रांस बॉर्डर हार्ड ड्रग्स को रोकने का। स्ट्रीट लेवल पे उतर के अगर एनसीबी और डीआरआई गली गली में जाकर के ड्रग्स बेनेंस को, जो कंज्यूमर्स हैं उनको रोकने की कोशिश करेगी, मुझे लगता है कि इन सेंट्रल एजेंसीज का जो गठन हुआ है वो ट्रांस बॉर्डर आप सिंडिकेट्स को, कार्टेल्स को, पेडलर्स को, इनको पकड़ने का काम है, ना कि कंज्यूमर्स को। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात ये कि आप अगर वेबसाइट पे जाकर के चेक करेंगे तो 2.5 करोड़ युवा इस देश में सॉफ्ट और हार्ड ड्रग्स का सेवन करते हैं। समस्या घरों तक आई हुई है, समस्या पब्स में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में है। आज शाइना जी ने बहुत अच्छी बात बोली है कि एड्रेस करने की इशू है कि समाज में इस बढ़ते हुए रोग को कैसे रोका जाए। पर क्या उस रोग को रोकने के लिए आर्यन खान को जेल में रहना जरूरी है? दर्शकों को यह भी बता दें कि कुल जो रिकवरी हुई है, यानी कि कुल जो ड्रग्स मिले हैं वो है 21 ग्राम चरस, 22 पिल एक्सटेसी और करीब 1.5 लाख रुपए कैश में 13 ग्राम कोकेन बरामद हुई है। कुल मिलाकर के सबसे जितने लोग अभी तक अरेस्ट किए गए हैं उनसे कुल इतनी ही रिकवरी की गई है। अर्शप्रीत खडियाल, पर आप इसको राजनीतिक रंग क्यों दे रहे हैं, ये शाइना एनसी का सवाल है। होने दीजिए, आप इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। कोर्ट ने भी तो फैसला किया है बेल नहीं देने का। देखिए पहली बात है कि राइट, नोबडी इज सपोज्ड टू बी टॉकिंग अबाउट इट। ये इसको इन्फ्लुएंस करने की लोग कोशिश कर रहे हैं और ये जो अननेसेसरी अनजस्टिफाइड एंथुजियाज्म है, मुझे नहीं समझ आती कहाँ चला जाता है जब बीजेपी के लाड साहब अनट्रेसेबल रहते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेता है, जब सुप्रीम कोर्ट रेप्रीमांड करता है यूपी गवर्नमेंट को। मुझे नहीं समझ आता कि इनकी बेल के इशूज, इनके ड्रग्स के इशूज कहाँ चले जाते हैं जब अडानी पोर्ट के बारे में मुद्दे आते हैं, जब 20-20 हजार करोड़ के ड्रग्स पकड़े जाते हैं। उसके बारे में ना तो डिबेट होती है, ना ही ये चीजें कहते हैं, ना ही मीडिया ट्रायल बाय मीडिया होता है। जब बातें होती हैं बेल की तो जो इनके जो मैडम है, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड्स, द person who was given bail on medical grounds, Miss Thakur, Pragya Thakur, was today seen playing kabaddi. And मुझे नहीं प्लीज मुद्दे पर रहते हैं। अभी हम कबड्डी पे, कभी हम चरस की बात कर रहे हैं, आप कबड्डी पे पहुंच गए। अभी मुद्दे पर रहते हैं ना, बेल की बात कर रहे हैं ना। अब हम कबड्डी की अलग ही बात करने लगेंगे। अभी प्रज्ञा ठाकुर के ऊपर तो है नहीं कार्यक्रम। प्रज्ञा ठाकुर को बेल मिली है ना, ऑन द बेसिस ऑफ मेडिकल ग्राउंड्स वी आर डिस्कसिंग। उनका केस ही अलग है, उन पे क्या ड्रग का केस है, हम क्यों उसकी बात कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ आपको, सब जुडिस इसके बारे में तो बात ही नहीं कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ। इसके बारे में आप बात क्यों कर रहे हैं फिर, बताइए आप। You don't want to talk about, क्योंकि इस पर राजनीति की जा रही है, क्योंकि हर कोई इस पर बात कर रहा है। आपके खुद के पार्टी के बड़े बड़े नेता, उन्होंने तो अभी से ही ये कह दिया है कि आर्यन खान को फंसाया जा रहा है।
बात तो आप भी कर रहे हैं ना, पर आप राजनीतिक बात कर रहे हैं। आप तो केस की भी बात, कम से कम हम केस की बात कर रहे हैं, हम सबूत की बात कर रहे हैं, हम फैसले की बात कर रहे हैं, हम जमानत की बात कर रहे हैं। आप जो लीडर्स की आपने तो सीधे शाहरुख खान मुसलमान हैं, वो मुस्लिम सुपरस्टार हैं, उनको फंसाया जा रहा है, आप तो वहां पहुंच गए। देयर इज अ डिफरेंस। आप सुन लीजिए काइंडली, देयर इज अ डिफरेंस। उन्होंने केस के बारे में बात नहीं की, उन्होंने एनसीबी के बारे में बात की है कि एनसीबी के साथ जो इंसान व्यक्ति दिखाई दिया गया था ना, जो सेल्फी ली है आर्यन खान के साथ, वो बीजेपी का आदमी था। मोदी साहब के साथ पिक्चर्स है, शाह साहब के साथ पिक्चर्स है, गृह मंत्री है, प्रधानमंत्री है। वो एनसीबी के साथ क्या करा था? तो आपका मुद्दा क्या है कि ये रेड बीजेपी ने पड़वाई है, ये आप कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ उस व्यक्ति को वहां नहीं होना चाहिए था। वो एनसीबी का बंदा नहीं है, एनसीबी की टीम में नहीं है। बिल्कुल, तो आप मुद्दे पे आए ना, आप कबड्डी क्यों करने लगे थे? आप मुद्दे की बात कीजिए। अरे कबड्डी की बात क्या, बेल की बात है। प्रज्ञा ठाकुर को बेल मिली, यहाँ पे बेल डिस्कस कर रहे हैं। ड्रग्स की बात कर रहे हैं तो ड्रग्स के बारे में प्रज्ञा ठाकुर पे कोई ड्रग्स का केस थोड़ी ना था, उससे क्या हासिल करना चाहते हैं? पर आपको बस प्रज्ञा ठाकुर का नाम हर चीज में डालना है तो ये अलग बात है। सुनिए, आप मुद्दे की बात कर लीजिए ना अश्वित जी, आपको हम दे रहे हैं ये मंच। बेल मुद्दा है या नहीं? बेल मुद्दा है या नहीं, बताइए। बेल मिलना ना मिलना मुद्दा है या नहीं है, बताइए। शाइना एनसी जवाब दीजिए। हर किसी को बेल मिलती है, प्रज्ञा ठाकुर को बेल मिल जाती है, वो कबड्डी खेलने लगती हैं, बस एक आर्यन खान ही जेल में। अब आप बताइए बेल मुद्दा है या नहीं? अरे पूछ लो ना सवाल। बेल मुद्दा है पर केस बहुत अलग अलग है, दोनों मुद्दे ही अलग हैं, दोनों केस ही अलग हैं। अब अगर आप किसी एक एनआईए के केस का एनडीपीएस के केस से तुलना करने लगेंगे तब तो कोई डिबेट कहीं नहीं जाएगी ना। पर चलिए फिर भी आपका सवाल पूछ लेते हैं, आपका सवाल पूछ लेते हैं शाइना एनसी। इसे प्रेसिडेंट कहते हैं, इसे प्रेसिडेंट कहते हैं। बस कंक्लूड करा मैडम, इसे प्रेसिडेंट कहते हैं। बैक इन द डे जो चीज हुई है उसको हम रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे बेल मिलने ना मिलने की बात हो रही है। मैं आपको कह रहा हूँ कि उनको बेल मिल गई, मेडिकल ग्राउंड पे आज कबड्डी खेले। आर्यन खान को बेल नहीं मिली अभी तक, जिसके इन्होंने लॉयर्स हैं, मैं भी लॉयर हूं, इन्होंने बताया कि कैपेसिटी क्वांटिटी कितनी है, क्यों मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मिलनी चाहिए। मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, एनालिसिस ड्रॉ कर रहा हूं। व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? चलिए शाइना एनसी हर किसी को बेल मिलती है, जिसको एनसीबी फंसा के रखना चाहता है उसी को बेल नहीं मिलती। देखिए पद्मजा, मैंने पहले ही कहा कि एनसीबी जो काम कर रही है वो अपने तरफ पहले तहकीकात के साथ साथ पता करना कि इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग था या इंटरनेशनल ड्रग नेटवर्क था या क्वांटिटी था, ये उनके तरफ से वो तहकीकात कर रहे हैं। आप क्यों ऐसे सवाल पूछ रहे हैं कैसे कि भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना है इस केस से? हम कोई भी दखलंदाज नहीं करते हैं, मैटर सब जुडिस है ऑब्वियसली। नहीं, क्योंकि दखलंदाजी हुई है ना। आपके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जय भानुशाली, वो दिखे थे आर्यन खान के जो रेड पड़ रही थी उनके साथ दिखे थे, एनसीबी के ऑफिस में दिखे थे। पीके गोसावी जो कि प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हैं, जिनके खिलाफ पुणे पुलिस ने अब लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है, जिनके ऊपर धोखाधड़ी का केस है, वो दिखे एनसीबी रेड में, एनसीबी के ऑफिस में बैठे हुए सेल्फियां ले रहे हैं। इसलिए सवाल उठ रहे हैं आपकी मंशा के ऊपर। देखिए पद्मजा जी, 11 करोड़ सदस्य है आज भारतीय जनता पार्टी में। जो एकाध कार्यकर्ता गलत काम करे या अपने आप को उजागर भी करना चाहे अपने सेल्फ पब्लिसिटी के लिए, तो इसका आप सवाल भारतीय जनता पार्टी को न पूछते हुए उन व्यक्ति को पूछ लीजिए तो वो बेटर होगा। नहीं, वो सवाल भारतीय जनता पार्टी को इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि सरकार में आप है, केंद्र में एनसीबी सेंट्रल एजेंसी है, और आपके जो 20 करोड़ कार्यकर्ता है वो नहीं घुस सकते ना एनसीबी के ऑफिस में। देखिए, जब रेड पड़ रही है तो देयर इज अ सैंक्टिटी ऑफ एविडेंस। 20 करोड़ बीजेपी के कार्यकर्ता किसी भी अक्यूज का हाथ पकड़ के एनसीबी दफ्तर में नहीं घुस सकते। क्या मैं अपना पॉइंट रखूं? हाँ, बोलिए। देखिए, हमारे भी बच्चे हैं, हम नहीं चाहते हैं कि आर्यन खान को जेल में रखा गया, क्यों रखा गया, ये सब मैटर सब जुडिस है। हम सिर्फ संवेदनशीलता के साथ ये कहना चाहते हैं कि ये पूरे ड्रग रैकेट को खत्म करना जरूरी है, क्योंकि आज वो है और ऑब्वियसली ये केस हाई प्रोफाइल है क्योंकि वो शाहरुख खान के बच्चे हैं। शायद कोई और था तो इतना उजागर होता भी या नहीं। हमें सिर्फ वी नीड टू गेट टू द जड़, टू द रूट कॉज, एंड दैट इज टू गेट रिड ऑफ दिस सप्लाई चेन। चलिए आप इसका जवाब दीजिए। अशप्रीत खडिया जड़ तक पहुंचना चाहते हैं, और मनीष भानुशाली है जिनकी तस्वीर में दिखा रही थी, मनीष भानुशाली वाइस प्रेसिडेंट। बताना चाहता हूँ
मैं एक सिंपल सी बात बता देना चाहता हूँ। आपने एक सवाल अच्छा किया था। मेरे सवाल को आपने थोड़ा सप्लीमेंट करके इन्हें पूछा, तो ये कह रहे हैं कि देखिए इतने करोड़ों लोग हैं, हम सबका जिम्मा कैसे उठाएंगे? अरे भाई, जब आप अक्यूज करते हैं ऑपोजिशन पार्टीज को एक एक व्यक्ति का बयान उठा उठा करके, जैसे मिस्टर माली का उठाया था, पूरी कांग्रेस को एट्रीब्यूट किया था, अब वही आपके साथ क्यों नहीं हो सकता? व्हाई डू यू ब्लो हॉट एंड कोल्ड एट द सेम टाइम इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क। दूसरा करे तो गलत, आप करे तो ठीक। तो आपके जो व्यक्ति हैं, बीजेपी के मेंबर हैं, वो वहां दिखाई दिए गए हैं। इतना बड़ा केस है, इतनी चीजें इसके बारे में कही गई हैं, आपको बताना चाहिए कि वो वहां पे कर क्या रहे थे। उनके पास, एनसीबी के पास क्या हक है इस चीज करने का? एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर, तो why has he still not been traced? वो अभी भी absconding है। नहीं, अगर आप मान रहे हैं कि ये बात गलत थी कि दो प्राइवेट सिटीजन उस रेड में मौजूद थे, तो सवाल बीजेपी से ही नहीं, सवाल फिर एनसीबी से भी पूछा जाएगा, और एनसीबी के किन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है अगर ये गलती उनसे हुई है कि इन लोगों को एक रेड का हिस्सा बनने दिया गया। इस खबर पर हम नजर बनाए रखेंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। पंजाब कांग्रेस में काफी समय पहले शुरू हुआ हलचल अभी भी जारी है, जो हलचल शुरू हुई थी, और आज बड़ी खबर यह है कि पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी अपने बेटे और बहू के साथ पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिलने पहुंचे। बेटे की शादी के बाद चन्नी अपने परिवार के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह से आशीर्वाद लेने आए थे। पर दूसरी दिलचस्प खबर दिल्ली से है, जहां नवजोत सिंह सिद्धू को आला कमान ने दिल्ली तलब किया है। अभी वो एआईसीसी यानी कि कांग्रेस के दफ्तर में मौजूद हैं। दिल्ली में कांग्रेस के आला नेताओं से मिलने पहुंचे हैं। हरीश रावत और केसी वेणुगोपाल से नवजोत सिंह सिद्धू की मीटिंग दिल्ली में अभी जारी है। इस मीटिंग में क्या हो रहा है जानते हैं हमारी संवाददाता रंजीता झा से। रंजीता, अचानक से सिद्धू को क्यों दिल्ली बुलाया गया है और इस मीटिंग का एजेंडा आखिर है क्या? पद्मजा, देखिए, आपको याद होगा नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट करके अपना इस्तीफा दिया था और नाराजगी ये जताई थी कि जो कैबिनेट में रिशफल किया गया है, एजी की जो नियुक्ति हुई है, एडीजी की जो नियुक्ति हुई है, वो सही फैसला नहीं था। और बिना कांग्रेस लीडरशिप से बात किए हुए उन्होंने ट्वीट पर ये जानकारी दे दी कि वो नाराज हैं और वो इस्तीफा दे रहे हैं। उसके बाद मान मनोवल का दौर चला। मान मनोवल की जो जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री को दे दी गई। लेकिन आज जो ये बैठक बुलाई गई है, हरीश रावत जो प्रभारी महासचिव है पंजाब के, उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी। ट्वीट का जवाब ट्वीट के जरिए हरीश रावत ने कहा कि सिद्धू आ रहे हैं। और केसी वेणुगोपाल के, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, केसी वेणुगोपाल जो संगठन महासचिव है, उनके कमरे में पिछले आधे घंटे से बैठक चल रही है। दिलचस्प ये कि पहले कार्यालय में नवजोत सिंह सिद्धू पहुंचते हैं और आधे घंटे के इंतजार के बाद पहले जो है वो हरीश रावत आते हैं और उसके बाद केसी वेणुगोपाल। सवाल ये है कि जो इस्तीफा ट्वीट पर दिया गया वो क्या वापस भी ट्वीट पर लिया जाएगा या फिर उससे आगे अब कांग्रेस बढ़ चुकी है? लीडरशिप यहां बुलाकर सिद्धू को क्या मैसेज देना चाहते हैं? जिस तरह के बोल सिद्धू के रहे हैं, चाहे वो मीडिया में बयान देते हुए या फिर ट्वीट करते हुए, उस तरह के बोल को कांग्रेस लीडरशिप अब बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या एक कड़ा मैसेज यहां से लेकर नवजोत सिंह सिद्धू जाएंगे? ये तमाम जो सवाल है उसका जवाब इस बैठक से निकल कर आएगा। पर दिलचस्प बात यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने भी काफी इंतजार कराया है हरीश रावत को, केसी वेणुगोपाल को पहले, अब आज उनको भी आधे घंटे का इंतजार एआईसीसी हेडक्वार्टर्स पे करना पड़ा। रंजीता, सारी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की 10 बड़ी खबरों पर। आर्यन खान, वहां जम्मू कश्मीर के सूरनकोट में आतंकी हमले में शहीद हुए सेना के जवान सरज सिंह को आज शाहजहांपुर में उनके परिवार और गांव वालों ने नम आंखों से विदाई दी। इस अंतिम संस्कार में हजारों लोग शामिल हुए। इससे पहले जब शहीद सरज सिंह और वैशाख एच का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा तो इन शहीदों के अंतिम दर्शन के लिए मानो हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। एक ओर जहां लोगों की आंखें नम थीं, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की नापाक हरकत के खिलाफ गुस्सा भी उमड़ पड़ा। हर कोई अपने वीर जवानों की शहादत का बस बदला चाहता था। शहीद के पार्थिव शरीर के दर्शन के लिए उमड़ी हजारों की भीड़, लोगों के हाथ में तिरंगा, परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल। पुंछ के सूरनकोट में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए सरज सिंह का पार्थिव शरीर उनके घर शाहजहांपुर पहुंचा।
शहीद के अंतिम दर्शन करने के लिए गांव में लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। हर कोई आखिरी बार शहीद सरज सिंह को देखना चाहता था। देश के लिए शहीद हुए इस बेटे की शहादत को सलाम करना चाहता था। शहीद सरज सिंह सिर्फ 25 साल के थे। आतंकियों के साथ मुठभेड़ से पहले सरज सिंह ने अपनी पत्नी से फोन पर बात की और दीपावली पर घर आने की बात कही थी। दिवाली में तो वक्त है, लेकिन उससे पहले ही सरज सिंह अपने घर तो पहुंचे, लेकिन तिरंगे में लिपटे हुए। शहीद सरज सिंह की मां को अपने बेटे को खोने का दुख, लेकिन देश सेवा में दुश्मन से लड़ते हुए शहीद होने का गर्व भी है। शहीद होया है, कुर्बानियां दईयां हैं, दुश्मनां नाल लड़दे लड़दे घर पे आपदा ना कमा गया है। केरल के कोलम पहुंचा। शहीद बैसाख के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। परिवार वाले अपने लाडलों को खो चुके। पूरा देश इन वीरों के बलिदान को सलाम कर रहा है, लेकिन वीरों पर घात लगाकर पीछे से हमला करने वाले कायर आतंकी आज भी जिंदा हैं और पुंछ के इन्हीं जंगलों में फंसे हैं। 4 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और सुरनकोट के इस जंगल में अभी भी सर्च अभियान जारी है। सुरक्षा बल की पूरी कोशिश है कि यहाँ पे जो टेररिस्ट हैं हाइडिंग में हैं और उनका सफाया किया जाए। ये ऑपरेशन 4 दिन पहले शुरू हुआ था, जब एक पेट्रोल पार्टी इंफॉर्मेशन के तहत इस जंगल के अंदर गई थी और उस समय जो आतंकवादी यहाँ छुपे हुए थे उन्होंने उन पर फायरिंग की थी, जिसमें एक जेसीओ और 4 सोल्जर मारे गए थे। उसके बाद से यहाँ ऑपरेशन जारी है। पता चला है कि अंदर टेररिस्ट ने एक हाइडआउट बनाया है। जब भी कभी वो किसी सुरक्षा कर्मी की मूवमेंट देखते हैं वो जाके उस हाइडआउट पे छुप जाते हैं। पिछले कई दिनों से ये यहाँ पे राशन डंप कर रहे थे। जो उन्हें इंफॉर्मेशन मिली है कि इनके पास इतना राशन है कि 10 से 15 दिन तक आराम से खाना बना सकते हैं, खाना खा सकते हैं, किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। उसके अलावा उनके पास काफी हथियार और गोला बारूद है। ये वो आतंकवादी हैं जो 3 महीने पहले बालाकोट सेक्टर से यहां क्रॉस करके आए थे और उनके पास एक ही मिशन था कि सरहदी इलाका चाहे पुंछ है या रजौरी है, वहां पे उन्होंने गड़बड़ी फैलानी है। सुरनकोट में 4 दिनों से सेना का ऑपरेशन जारी है। आतंकियों की दिन रात तलाश की जा रही है। जंगलों में छिपे होने का फायदा तो आतंकियों को जरूर मिल रहा है, लेकिन सेना ने इन्हें पूरी तरह से घेर लिया और अब यहां से इनका बच पाना नामुमकिन है। ये जो जंगल का इलाका है ये 4 किलोमीटर में फैला हुआ है। एक तरफ सुरनकोट है, एक तरफ थाना मंडी है, एक तरफ डेरा की गली है और इसमें अगर अंदर जाना हो तो काफी मुश्किल हो रही है। यही एक वजह थी कि फौज को पहले दिन काफी नुकसान हो गया। ये पहली बार हुआ है पिछले कई सालों में जब किसी काउंटर टेरर ऑपरेशन में फौज को इतना बड़ा नुकसान हुआ हो। इसलिए अब वो पूरी एहतियात बरत रहे हैं, एहतियात के साथ अंदर जा रहे हैं। कोशिश उनकी है कि कोई भी कोलैटरल डैमेज ना हो। इसके साथ साथ जो गाँव के लोग हैं उन्हें भी उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि कोई भी अगर किसी भी किस्म की वो कोई मूवमेंट देखते हैं तो उन्हें इतला दें ताकि अकॉर्डिंगली वहां भी ऑपरेशन लॉन्च किया जाए। अब देखिए 3 तरफ से ऑपरेशन लॉन्च किया। आधी फौज की टुकड़ियां वहां से आ रही हैं, आधी यहां से गई हुई हैं और आधी उस तरफ से आ रही हैं। उनकी पूरी कोशिश है कि इस तरीके से घेरा डाला जाए कि आतंकवादियों के पास कोई भी जगह ना रहे यहां से भागने की, क्योंकि उनके पास एक ही मिशन है जो फौज को दिया गया है। इन 5 आतंकवादी जो अंदर छुपे हुए हैं इनका सफाया करना है, क्योंकि आने वाले दिनों में त्योहार आ रहा है तो वो चाहते हैं कि त्योहार लोग पूरे आराम से मनाएं। पाकिस्तान उसके पालतू आतंकी पिछले 10 दिनों से कश्मीर में अमन और शांति बिगाड़ने के लिए कई हमले कर चुके हैं, लेकिन आज देश के गृह मंत्री ने अपने इरादे जाहिर किए कि हर शहादत का पूरा हिसाब होगा और जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे जवान मारे गए, कश्मीर की सीमा पर हमला हुआ और हमारे जवान मारे जिंदा जला दिया और पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक कर भारत ने दुनिया को बता दिया कि भारत की सीमाओं को छेड़छाड़ करना इतना सरल नहीं। मोदी जी और पर्रिकर जी के नेतृत्व में पहली बार भारत में अपनी सीमाओं की सुरक्षा, अपनी सीमाओं का सम्मान, अपने सार्वभौमत्व का गौरव प्रस्तावित करने का काम किया और मैं मानता हूं एक युगांतकारी शुरुआत की है उन्होंने। एक युग था जब बातों से बात होती थी और दूसरा युग आया कि जैसा सामने से सवाल आएगा ऐसा ही जवाब दिया जाएगा।
ये नया हिंदुस्तान है, पहले बार नहीं करता, लेकिन हर हमले का जवाब अब सूद समेत चुकाता है और दुश्मन को उसे घर में घुसकर मारता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। प्रदीप दत्ता लगातार ग्राउंड से हमारे लिए रिपोर्ट भेज रहे हैं। प्रदीप, ये एंटी टेरर ऑपरेशन लगातार चल रहा है, आज की अपडेट क्या है? देखिए, थोड़ी देर पहले एक बार फिर से एनकाउंटर शुरू हो गया। आपने बिल्कुल सही कहा कि पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है। 4 दिन हो चुके हैं। 4 दिन में ये तीसरी बार इस समय कांटेक्ट एस्टेब्लिश हुआ है टेररिस्ट और सुरक्षा बलों के बीच में, और सुरक्षा बल आहिस्ता आहिस्ता घेरा डाल रही हैं। कोशिश पूरी यही है कि बिना किसी नुकसान किए उनका सफाया किया जाए, क्योंकि 5 से 6 के करीब आतंकवादी यहाँ पे छुपे हुए हैं जो पिछले 3 महीने से अपना ठिकाना बना चुके हैं। ये बालाकोट के सेक्टर से आए थे और एक बहुत ही स्ट्रांग जो स्टेटमेंट आई है होम मिनिस्टर की तरफ से, जो उन्होंने कहा है कि हमारे सुरक्षा बलों का बलिदान या हमारे देशवासियों का बलिदान जाया नहीं होगा। अगर जरूरत पड़ी तो एक बार फिर से हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, जैसा कि पुलवामा बॉम्बिंग के बाद किया गया था। जैश ए मोहम्मद का पूरा हेडक्वार्टर तहस नहस करके रख दिया था। अब ये बिजनेस मतलब चलता है, एटीट्यूड नहीं चलेगा। ये पुराना भारत नहीं है, ये नया हिंदुस्तान है और नए हिंदुस्तान में हर चीज का हिसाब किताब लिया जाएगा। अगर कोई हमारे लोगों को मारेगा, माइनॉरिटी कम्युनिटी को टारगेट करेगा, हमारे बहादुर जवानों को टारगेट करेगा, उसका पूरा बदला लिया जाएगा, उसका पूरा हिसाब किताब लिया जाएगा। और देखिए, पिछले 5-6 रोज में ही। बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप, सारी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये नया भारत है जो कि ईंट का जवाब पत्थर से देगा। हमने अपने जवान खोए हैं, सिविलियंस पर हमला हुआ है और एक एक करके जो आतंकवादी उस हमलों के पीछे हैं, उन हमलों के पीछे उनका हिसाब भी किया जाएगा। 5 साल के लंबे इंतजार के बाद T20 वर्ल्ड कप का आयोजन एक बार फिर से हो रहा है। राउंड 1 की शुरुआत 17 अक्टूबर से हो रही है और राउंड 2 का धाकड़ आगाज भारत पाकिस्तान के मैच से 24 अक्टूबर को होगा। T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया की नई जर्सी का लॉन्च भी किया गया। बुधवार दोपहर 2 बजे सोशल मीडिया पर यह लॉन्च हुई, लेकिन रात 10:40 पर टीम इंडिया की नई जर्सी दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा पर पूरी चकाचौंध के साथ नजर आई। क्रिकेट के महाकुंभ T20 वर्ल्ड कप 2021 का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 17 अक्टूबर से हो रहा है वर्ल्ड कप का आगाज और उससे ठीक पहले टीम इंडिया की नई जर्सी के रंग में नजर आई दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा। T20 वर्ल्ड कप 2021 में टीम इंडिया के खिलाड़ी नई जर्सी में नजर आएंगे। भारतीय खिलाड़ियों की ये नई जर्सी सोशल मीडिया पर तो कल दोपहर 2 बजे BCCI ने लॉन्च की, लेकिन नई जर्सी की लॉन्च की असल चकाचौंध तो रात में दिखाई दी। भारतीय समय अनुसार रात के 10:40 पर दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग नई जर्सी में भारतीय खिलाड़ियों की तस्वीर की रोशनी से जगमगा उठी। T20 वर्ल्ड कप का होस्ट तो हिंदुस्तान है, लेकिन कोविड की वजह से इसका आयोजन UAE में हो रहा है। भारत अपना पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ 24 अक्टूबर को खेलेगा, जो इंडियन टाइमिंग के हिसाब से शाम 7:30 पर शुरू होगा। ऐसा पहली बार हो रहा है कि T20 वर्ल्ड कप का होस्ट कोई दूसरा देश है और इसका आयोजन किसी दूसरे देश में हो रहा है। लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड इसकी तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। जर्सी लॉन्च से पहले बुर्ज खलीफा पर तिरंगा नजर आया, फिर जर्सी की झलक दिखाई दी और अंत में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत में नजर आई टीम इंडिया के सितारों की नई जर्सी की तस्वीरें। टीम इंडिया को ब्लू ब्रिगेड के नाम से जाना जाता है। नई जर्सी का रंग तो पिछली जर्सी की तरह ही डार्क ब्लू है, लेकिन डिजाइन काफी अलग है। बीच में हल्के नीले रंग की पट्टी दिखाई गई है। पिछली जर्सी में कंधे पर तिरंगा बना हुआ था, जो इस जर्सी से नदारत है। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में पहली बार प्रशंसकों की भावनाओं को जर्सी पर दर्शाया गया है, जिसे एक विशेष ध्वनि तरंग के पैटर्न से दिखाया गया है। जर्सी का लॉन्च तो शानदार और यादगार रहा, लेकिन हर भारतीय की चाह यही है कि कोहली एंड कंपनी 14 नवंबर को T20 वर्ल्ड कप 2021 की चमचमाती ट्रॉफी उठाए और 15 नवंबर को बुर्ज खलीफा के सामने चमचमाती ट्रॉफी के साथ फोटोशूट करवाए। धाकड़ एक्सक्लूसिव में आज के लिए बस इतना ही। आप सबको महानवमी की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। वक्त एक ब्रेक का।